हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं लूसेंट टॉपिक वाइज सीरीज़ में हिस्ट्री, और इसमें देखेंगे काफ़ी अच्छा टॉपिक वर्धन वंश। ठीक है, वर्धन वंश में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि कितना आप स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थानेश्वर में वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश की स्थापना किससे की थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पुष्यभूति वर्धन। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, बस वीडियो को एंड तक देखिए, काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया, पढ़ सकते हैं कि पुष्यभूति राजवंश या फिर वर्धन राजवंश ने भारत के उत्तरी भाग में 6ठी तथा 7वीं शताब्दी में शासन किया। इस वंश का सबसे प्रतापी तथा अंतिम राजा जो हुआ वो हर्षवर्धन हुआ, जिसके शासनकाल में कह सकते हैं जिसके शासनकाल में यह वंश अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। तो यानी कि वर्धन वंश में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हर्षवर्धन से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इन्हीं से रिलेटेड हम लोग कई क्वेश्चंस यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, कदम राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई? मैंने इस बुक से वही क्वेश्चन लिया है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस है और कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे होता है वैजयंती या फिर वनवासी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक भी था? और ये अंतिम बौद्ध राजा हुआ, सही आंसर होगा हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन को टिक करेंगे। और हम कह सकते हैं कि ये एक लेखक भी थे। लेखक क्यों थे आपको आगे पता चल जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में रहने वाली ये हर्षवर्धन के कवि थे, दरबारी कवि कह सकते हैं। इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया हुआ था? हर्षवर्धन के समय में एक चीनी यात्री भारत आया हुआ था, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी क्या। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, हेनसांग जो था वो भारत आया हुआ था, चीनी यात्री। ठीक है, और इसने करीब 15 वर्षों तक भारत में रहा था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? देखिए, चालुक्य राजा पुलकेशिन जो द्वितीय था इसको किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन ने इनको पराजित करने के पश्चात वातापिकोड की उपाधि भी धारण की थी, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? द्वितीय अशोक के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? हर्षवर्धन को। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कि बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो जस्ट अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था कि बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना की थी और ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? देखिए, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध लड़ा गया था जो कि नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था, और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख। और कभी कभी पूछा था कि ऐहोल अभिलेख के रचयिता कौन थे? तो रवि कीर्ति, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन है कि प्रतापशील हुन हरिण केसरी महाराजा धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है प्रभाकर वर्धन। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस पूछा जाता है किस तरह से कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी खालिस्तान से स्थानांतरित की थी। खालिस्तान 2 जगह देता है, तो थानेश्वर से इन्होंने स्थानांतरित की थी कनौज में, यानी ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, देखिए कभी कभी पूछा जाता है कि थानेश्वर जो है वर्तमान में कहाँ पर है? थानेश्वर वर्तमान में कह सकते हैं कि हरियाणा में है, जबकि कनौज जो था वो वर्तमान में हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में। क्लियर, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सकलोत्रा पथनाथ किसे कहा गया है? सकलोत्रा पथनाथ किसे कहा गया? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हर्षवर्धन को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? शिलादित्य के रूप में हर्षवर्धन को जानते हैं। द्वितीय अशोक हर्षवर्धन जो थे इन्हीं को कहा जाता है शिलादित्य। नेक्स्ट वन है कि गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े राज्य का पुनर्गठन किसने किया था? और ये हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट वन है कि बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? शशांक। ठीक है, शशांक ने ही कह सकते हैं कि बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। ऑप्शन ए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध लड़ा गया था, जो कि नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन से कभी कभी ये पूछा जाता है कि हर्षवर्धन को हराने के पश्चात पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? राइट आंसर टिक करते चलिए। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? प्रयाग। ठीक है, प्रयाग ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्धन वंश का राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि जो थानेश्वर है वो हरियाणा में है और कन्नौज उत्तर प्रदेश में। तो यानी करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? हर्षवर्धन की जो बहन थी राजश्री, इसका विवाह किसके साथ हुआ था? तो यहाँ पे सही आंसर होगा मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से। ठीक है, मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से हुआ था। नेक्स्ट वन है कि हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? गौड़ नरेश शशांक ने की थी। ठीक है, शशांक ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जो कि बंगाल का शासक था और ये हर्षवर्धन के समकालीन थे। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। हर्ष संवत की स्थापना हर्षवर्धन ने की थी किस उपलक्ष्य में? तो इसका सही आंसर है अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? तो मैंने आपको बताया था कि थानेश्वर से कन्नौज ले गया था कौन? हर्षवर्धन। ऊपर हम लोगों ने देखा था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हिंसांग की भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन था? तो प्रसिद्ध नगर हम कह सकते हैं कि मथुरा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि बाणभट्ट निवासी था। जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित्र की रचना की थी, ये कहाँ के निवासी थे? तो पाटलिपुत्र के निवासी थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नगानंद के रचनाकार कौन था? नगानंद के रचनाकार कौन थे? तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि एक महान शासक और एक लेखक भी थे। तो नागानंद की रचना हर्षवर्धन ने ही की थी। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। साथ ही साथ इनकी दो और भी रचनाएं हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, नागानंद रत्नावली, यहाँ पे रत्नावली होगा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? तो नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली के रचनाकार हम कह सकते हैं हर्षवर्धन ने रचना की थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो राइट आंसर हो जाता है प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? यानी हर्षवर्धन को सिर्फ और सिर्फ पुलकेशिन द्वितीय ने हराया। और पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो कह सकते हैं वतापी या फिर बदामी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा था? ताई त्सुंग के पास एक राजदूत किसने भेजा था? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाता है हर्षवर्धन। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा गया? वर्तमान शाक्य मुनि या फिर यात्रियों में राजकुमार कहा गया? किसे कहा गया? तो हिंदसांग को कहा गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में डायरेक्टली टच करेंगे, तो आप इन सभी को अच्छे से याद रखिए। हिंदसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? हिंदसांग भारत में लगभग हम कह सकते हैं कि 15 वर्षों तक रहा था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है कि हिंदसांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया?
कहाँ पे करवाया था? तो ये करवाया गया था कनौज में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। धार्मिक सभा का सम्मेलन ये प्रयाग में करते थे, अब मैंने आपको ऊपर बता दिया है। नेक्स्ट वन है कि कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हर्षवर्धन को। ठीक है, हर्षवर्धन को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय, क्योंकि इन्हीं दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दी है? बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दी है किसने? तो हर्षवर्धन ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन क्या बनता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ रचना और दूसरी तरफ रचनाकार। तो बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा, कौन सी रचना किसकी है? तो हर्षचरित्र और कादम्बरी की अगर हम बात करें तो ये हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उनकी रचना है। यानी ए का हम 4 के साथ मैच करेंगे। तो ए का 4 के साथ 3 ऑप्शंस में मिल रहा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम बात करें नीति शतक और श्रृंगार शतक, ये किसकी है? तो ये कह सकते हैं कि भर्तृहरि। ठीक है, भर्तृहरि यहाँ पे बी का 2 के साथ। तो देखिए बी का 2 के साथ कहाँ पर मिल रहा है? तो बी का 2 के साथ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमारा मिल रहा है ए का 4 बी का 2। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाता है। लेकिन बाकी को भी देख लेते हैं। उसी तरह से मैंने आपको ऊपर बता दिया कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद ये किसकी रचना थी? तो ये जो रचना थी वो हर्षवर्धन की रचना थी, यानी डी का 1 के साथ। तो देखिए डी का 1 के साथ यहाँ पर मिल ही रहा है। तो बचा एक सूर्य शतक और ये मयूर की रचना है। तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर ऑप्शन ए को टिक करके आसानी से निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था कालिदास। ठीक है, कालिदास हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं थे। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि कालिदास किसके दरबार में रहते हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कालिदास जो है वो किसके दरबार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रहार का अर्थ क्या था? बताइए, अग्रहार का अर्थ क्या था? तो यहाँ पे सही आंसर होगा अग्रहार का मतलब ब्राह्मणों को दिए जाने वाले करमुक्त भूमि अनुदान को कहा जाता था अग्रहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घंटी यंत्र या फिर तुला यंत्र का प्रयोग होता था। उस वक्त हम कह सकते हैं कि खेत की सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन बनता है कि दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ क्या था? एरीपति का अर्थ क्या था? एरीपति का अर्थ हम कह सकते हैं कि जलाशय की भूमि। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन कि हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा क्या थी? भू राजस्व की सीमा क्या थी? हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा 1/6 से 1/10। ठीक है, छठे से 10वें भाग तक होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो ध्यान रखिएगा, मौखरी शासकों की राजधानी कनौज। और मैंने आपको ऊपर बताया कि कनौज जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जबकि थानेश्वर जो है ये हमारा हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 42 MCQ हम लोगों ने कवर किया वर्धन वन से। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्यूज का राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताइए कि रत्नावली किसकी रचना है। ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।